Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास डे के साथ में. आज है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे. इट मीन्स जो लोग अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं अपने हर काम को करने के लिए, आज उनका दिन है. तो सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए. वैसे तो काफ़ी सारे टैबूज़ भी हैं हमारी दुनिया के अंदर कि लेफ़्ट हैंड से ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा, लेफ़्ट हैंड वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं. वो कहने को तो राइट हैंड वालों को भी बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. तो जिसको जैसा करना रहना पसंद है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए. तो वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड की 7 से लेकर 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने लेफ़्ट हैंड का यूज़ करती है. तो इसमें कोई बुराई नहीं है. तो सब मिलकर सेलिब्रेट कीजिए इसे. और हम अब आज के क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं. ये वो क्वेश्चन जो मैंने कल आपसे पूछा था. इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि होस्ट करने जा रही है वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम? हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये. इसके बारे में जान लेते हैं. इंडिया है वो होस्ट करने वाला है फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को. ये स्टार्ट हो रही है 20 अक्टूबर से, मतलब कि आपकी एडवांस में तैयारी चल रही है. अक्टूबर 20 से की करंट अफेयर आप आरजी देख रहे हैं. और इसकी थीम रखी गई है इस साल के लिए 2021 के लिए मीटिंग इन इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया. इस अनाउंसमेंट के साथ में इंडियन चैप्टर है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इसी के साथ में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है वो शुरू हो गई है. ये एक इंटरनेट गवर्नेंस पॉलिसी डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक साथ मिलकर, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वो सब एक साथ आएंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसकी पब्लिक पॉलिसी जो इंटरनेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सके. और इसके अंदर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम निक्सी बुलाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ इसे चेयर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में, जो कि है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021, इसे हम इन शॉर्ट IGF बुलाते हैं. और इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना है जिसने रिकॉग्नाइज किया है फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट इन अर्बन रीजन? हमारे ऑप्शन हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये छत्तीसगढ़ बना है. चलिए इसको देख लेते हैं. छत्तीसगढ़ है वो पहला स्टेट बन गया है. इसने धनतारी डिस्ट्रिक्ट का 4127 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया है उसे डिक्लेयर कर दिया है, फॉरेस्ट रिसोर्स राइट दे दिए हैं इस अर्बन एरियाज़ को. और इसके अंदर 5544 हेक्टेयर कंप्लीट है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, कुछ एरिया है वो टाइगर रिजर्व का भी इंक्लूडेड है इसके अंदर. फिर ये किसके अंदर दिया गया है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर. इसके अंदर कम्युनिटी हैं फॉरेस्ट राइट रिजर्व दिए गए हैं ग्राम सभा को, ताकि राइट है उनके प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको जनरेट किया जा सके दोबारा से, और फिर कंजर्व किया जा सके और मैनेज किया जा सके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, कि एंटायर कम्युनिटी है और विलेज है उसे यूज़ कर सकें. बाघेल ने भी अनवील किया है एक एटलस ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर रहती हैं. उनको स्पेशल 5 पार्ट है और टीचिंग के वो मॉड्यूल भी दिया जाएगा ऑल अराउंड डेवलपमेंट करने के लिए ट्राइबल एरिया का. और साथ ही साथ ट्रेन किया जाएगा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू और जो मेंबर है पंचायती राज सिस्टम के उनके थ्रू. ट्राइबल की पॉपुलेशन बात करें तो छत्तीसगढ़ की 31% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है. फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में? राणा पुंजा भील, इनके बारे में बताना है. राणा पुंजा भील है वो कंटेम्प्रेरी है, मतलब कि समकालीन है. जब मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे उसी टाइम के ये 16th सेंचुरी की. फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी, महाराणा प्रताप जब तैयारी कर रहे थे अकबर के साथ में अपनी बैटल लड़ने की, तो उस टाइम पे जो ट्राइबल भील कम्युनिटी है वो वॉलंटरीली सामने निकल कर आई थी, और जो भील आर्मी के जो कमांडर हैं वो बने थे राणा पुंजा. स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना हमें. फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है. और ये यहाँ पे इनकी स्टैचू को भी देख सकते हैं आप. 1 महीने के अंदर ये दूसरा डिस्प्यूट निकल कर आ रहा है, बिकॉज इससे पहले क्या हुआ था कि जो अमरगढ़ फोर्ट है ये भी राजस्थान के अंदर ही पड़ते हैं, वो इसके अंदर भी डिस्प्यूट देखने को मिला था. हिंदू कम्युनिटी और जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन दोनों के बीच में पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो इसको लेकर हुआ था. और अब जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आ रहा है वो कौन सा है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फ्लैग होस्टिंग की जाने वाली थी 9 अगस्त को, किसकी स्टैचू के पास? राणा पुंजा भील के पास में, जो कि एक हिस्टोरिक फिगर हैं और हीरो माने जाते हैं ट्राइबल भील कम्युनिटी के.
तो इस वजह से जो टेंशन्स हैं वो बढ़ गई आदिवासी ग्रुप और बीजेपी मेंबर्स के बीच में। इन्हें स्टेटस मिला था कमांडर, उसकी वजह से ही इन्हें टाइटल दिया गया था राणा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से किसने बिल्ड किया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल ATC टावर लद्दाख के अंदर। तुम्हारे ऑप्शन है IAF, BRO, DRDO या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? IAF मीन्स इंडियन एयरफोर्स। इसको देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इन शॉर्ट ATC बुलाते हैं। ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जहाँ पे लद्दाख के अंदर, वहाँ पे बनाया गया है। ATC कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर। और इसके साथ साथ ये कंसिडर करेगा, इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं डेवलप करने के लिए एयरफील्ड्स के लिए ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, जिसके अंदर दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे और नायोमा भी शामिल हैं। ये डिस्टेंस से कुछ ही मिनट्स की दूरी पर है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, जिसे हम LAC बुलाते हैं। और जो LOC है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास में है। और अरुणाचल प्रदेश को भी ये हमारा जो प्यारा दोस्त है चाइना, वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा ही है। सब कुछ ही मांग ले, वैसे तो इतना बेकार इंसान है ये। एयरफोर्स ने लांगला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल को भी बनाया है ताकि टैकल किया जा सके जो एरियल इंक्लूजन देखने को मिलता है एडवर्सरी एयरक्राफ्ट से। और फिर क्या है, इंडियन एयरफोर्स है वो रेगुलरली डिप्लॉय करती रहती है फाइटर एयरक्राफ्ट को, जिनके अंदर राफेल या फिर MiG-29 भी शामिल है। और ये कैरी करती हैं ऑपरेशंस जो ईस्टर्न लद्दाख है उसके अंदर, जहाँ पे डिसएंगेजमेंट चल रही है ट्रुप्स की दोनों ही लोकेशंस के ऊपर, जो कि है पेंगोंग सो और साथ ही साथ गोरगा। ये बहुत ही हाइट पे हैं जहाँ पे दोनों साइड डीएस्केलेशन चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली इनोग्रेट किया है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी को। हमारे ऑप्शन हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ISRO बुलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, जिसे हम AHPI बुलाते हैं, या फिर सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इन इंडिया, जिसे हम SEMI बुलाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? या लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा D, बिकॉज सभी के सभी हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसके लिए। ISRO के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर K. शिवन, उन्होंने फॉर्मली इनॉग्रेट किया है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी को, जिसके बारे में बात करें तो हम ये क्या है, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ ISRO। ये अंडरटेक करेगी 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पूरी इंडिया के अंदर। और इस इवेंट के अंदर कोऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है एसोसिएशन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ में मिलकर, और साथ ही साथ सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इन इंडिया, जिसे हम SEMI बुलाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है स्टडी के, ताकि स्ट्राइव किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके ह्यूमन एरर्स को, और अचीव किया जा सके जीरो डिफीट और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जा सके इमरजेंसी के टाइम पे। और इंटेंसिव केयर यूनिट को इन शॉर्ट हम बुलाते हैं ICU। तो ये इसकी फुल फॉर्म है हॉस्पिटल्स के अंदर। ये स्टडी है, इसका एम है ताकि अपग्रेड किया जा सके हेल्थ स्टैंडर्ड्स को ISRO की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जा सके, और अश्योर किया जा सके मैकेनिज्म वेग है जो ISRO के अंदर, और शेयर की जा सके स्टडी, और एस्टेब्लिश किया जा सके पैरामीटर्स को, और हेल्थ केयर स्टडी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सके। फिर इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है, जो पहला नेशनल पार्क बना है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर सैटेलाइट्स फ़ोन है उनको यूज़ करने के लिए प्रोवाइड किया गया है, जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के द्वारा। हमारे ऑप्शन हैं कान्हा, काजीरंगा, ये बांधवगढ़ और रणथंभौर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा B, ये काजीरंगा के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आसाम के अंदर लोकेटेड है। ये पहला नेशनल पार्क बना है इंडिया के अंदर जिसको इक्विप्ड किया गया है सैटेलाइट्स फ़ोन के थ्रू, जो जनरली लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। सैटेलाइट्स फ़ोन हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं एज फॉरेस्ट पर्सनल को, ताकि वो पोचर्स के ऊपर कंट्रोल कर पा सकें और बूस्ट कर सकें एंटी पोचिंग मेजर्स को। और साथ ही साथ ये इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी बहुत ही काम आते हैं, बिकॉज नॉर्मली जो हम फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो काम नहीं करते हैं जब कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि फ्लड वगैरह आ गई, तो उस टाइम पे ये काम कर पाते हैं, तो इनको भी यूज़ किया जाएगा। और पब्लिक है वो जनरली यूज़ नहीं कर पाती है इन फ़ोन्स का इंडिया के अंदर। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसने प्रोक्योर किए हैं 10 सैटेलाइट्स फ़ोन काजीरंगा के लिए, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 16 लाख है। ये पार्क है, ये अथॉरिटी है, ये बियर करेगी मंथली एक्सपेंसेस इसकी, और प्रोवाइड करवाएगी। ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है? भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बताना है।
ये ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी 1992 के अंदर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। जापान इसका परमानेंट पार्टनर बना था 2015 के अंदर, और ये एक्सरसाइज है ये एक्सपेंड की गई थी 2007 के अंदर, जब पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्वाड कंट्रीज़ की नेवीज हैं वो इंक्लूडेड हैं इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये सब साथ में मिलकर मालाबार की जो एनुअल एक्सरसाइज होती है उसे कंडक्ट करने जा रहे हैं 21 अगस्त को गुआम की जो कोस्ट है उसके ऊपर, इंडो पैसिफिक के अंदर। और ये हार्बर फेज़ है ये मालाबार का, ये नेवल एक्सरसाइज का स्टार्ट होने वाला है 21 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगा ये। और सी फेज़ है एक्सरसाइज का, वो कब शुरू होगा? 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में चलेगा। हालांकि ये डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए कि ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, क्वाड मेंबर्स के बीच में होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये डेट कोई नहीं पूछने वाला है। इंडियन नेवी है वो रिप्रेजेंट करने वाली है 2 सरफेस कॉम्बैटेंट्स के साथ में, मतलब कि 2 जो गाइडेड डिस्ट्रॉयर हैं जिनका नाम है INS रणविजय और INS शिवालिक, ये साथ में मिलकर काम करेंगी। और इसके साथ में कौन कौन से हैं एयरक्राफ्ट हैं? वो हैं P-81 ASW हेलीकॉप्टर्स, और साथ ही साथ स्पेस फोर्सेस जो मैरीटाइम कमांडर्स हैं, जिसे मार्कोस बुलाया जाता है, वो इसके साथ में आएंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का करने का? ये सीरीज़ चल रही है, मतलब कि काफ़ी टाइम से लगातार ये सीरीज़ चल रही है, तो इसे क्यों लाया जाता है? ताकि इंटरऑपरेबिलिटी की जा सके नेवल पावर्स की क्वाड मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में। फिर हमारा क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखते हैं हमें बताना है प्लस सिटी सर्टिफिकेशन के लिए हमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारे ऑप्शन हैं डर्टी वाटर है वो रिवर से या फिर ड्रेन सिस्टम के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर 30% जो सिटी का जो सीवियर वाटर है उसे रिसाइकिल करना चाहिए और रीयूज़ करना चाहिए। फिर थर्ड ऑप्शन है पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए सीवर लाइन्स के साथ में, और ये क्लीन भी होने चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अगेन ये डी ऑप्शन है, बिकॉज ये सभी के सभी क्राइटेरिया ज़रूरी हैं इसके लिए। इंडिया की इंदौर सिटी है वो क्लीन सिटी के नाम से जानी जाती है, जो कि अब डिक्लेयर कर दी गई है इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार। ये एग्जाम्पल है पूरे नेशन के लिए, और इसकी अंदर इसकी डिटर्मिनेशन देखी जा रही है और डेडिकेशन दी जा रही है सफाई के लिए। आप देख सकते हैं, या फिर आप बिलोंग करते हैं अगर यहाँ से, तो आप ये बता सकते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा अगर आप पर्टिकुलरली इंदौर से बिलोंग करते हैं, तो आप इस वजह से भी अपने आप को तैयार रखिए, बिकॉज़ ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा, ये गारंटी है। बिकॉज़ जो सिटी इतनी क्लीन है वहाँ के बारे में आपसे ना पूछा जाए तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ से होने का। तो अपने आप को इस तरह से भी तैयार रखिएगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बनेगा ही। ये सर्टिफिकेशन है ये प्रोवाइड किया जाता है मेंटेन करने के लिए रिवर्स और ड्रेन्स को क्लीन रखने की वजह से। ये एक एनुअल सर्वे है जो क्लीननेस, हाइजीन, सैनिटेशन जो कि सिटीज़ और टाउन्स के अंदर इंडिया के अंदर देखा जाता है। इसे लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, और ये अभियान ये स्टार्ट किया गया था, इसका एम रखा गया था ताकि इंडिया को क्लीन बनाया जा सके और फ्री किया जा सके ओपन डेफिकेशन, मतलब कि खुले में शौच मुक्त बनाया जा सके। और इसका टारगेट रखा गया था 2 अक्टूबर 2019। ये पहला सर्वे था इसका, वो हुआ था 2016 के अंदर, जिसके अंदर 73 सिटीज़ को कवर किया गया था। जबकि 2020 के अंदर ये सर्वे हुआ तब ये 4242 सिटीज़ हैं जिसको इंक्लूड किया गया है, और इसको टैग दिया गया है लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे वर्ल्ड के अंदर। और इसके अंदर स्केल अप किया जा रहा है, करेज को रैंकिंग बढ़ाई जा रही है एक्सरसाइजेस के थ्रू, और इनकरेज किया जा रहा है कि टाउन्स हैं वो सिटीज़ हैं, टाउन्स और सिटीज़ हैं वो एक्टिवली इम्प्लीमेंट करें इस मिशन को, इनिशिएटिव को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, जो कि कंडक्ट किया जा रहा है इसका 6th एडिशन इस सर्वे का। और रैंक की जा रही सिटीज़ को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के थ्रू, और ये एसोसिएट करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में। और इसके अंदर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखें और जागरूकता भी फैला सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी के बारे में बताना है। रिसेंटली क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश ने इसका नाम चेंज करके क्या किया है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है अब इसे। और इस ट्रेन ये क्या था, ये एक ट्रेन रॉबरी थी जो कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी, विलेज जिसका नाम है काकोरी, जो कि किसके पास में है, लखनऊ के पास में, इसी के नाम पे इसे दिया गया था। जो कि क्यों की गई थी ये, ताकि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बूस्ट किया जाए इसकी ब्रिटिश राज के खिलाफ। हमारे इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताने में, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली इसको चेंज किया है, इसके नाम को काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी नहीं है ये, अब इसे बुलाया जाएगा
काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये ट्रिब्यूट प्रोवाइड की गई है जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं जिन्हें फांसी दे दी गई थी इस रॉबरी की वजह से। फैमिली मेम्बर्स हैं उनको, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें ऑनर किया गया था इस ओकेजन के ऊपर। ये जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं वो बहुत ही पैशनेट थे ताकि इंडिया को फ्री किया जा सके ब्रिटिश राज से, और इनका यही गोल था। और इसी वजह से इस नाम को चेंज किया गया है, क्योंकि हमारे देश वो नहीं मानता है कि ये कोई कंस्पिरेसी है, बिकॉज ये फाइट कर रहे थे फ्रीडम के लिए। फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह। इन्हें फांसी दे दी गई थी दिसंबर 1927 को इस काकोरी रॉबरी के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से। ये रॉबरी है ऑर्गेनाइज की गई थी किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसे किसने बनाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने। रेवोल्यूशनरीज है जैसे कि बिस्मिल हैं और पार्टी है, उन दोनों को नीड थी मनी की ताकि परचेज किया जा सके वेपन्स को एचआरए के लिए। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लंडर करेंगे जो नॉर्दर्न रेलवे है लाइन के ऊपर ट्रेन की रॉबरी की जाएगी, जिसके अंदर कौन कौन शामिल थे जो एग्जीक्यूट की गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, कसाब चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल या फिर बनवारी लाल, इन सब के साथ में मिलकर काम किया था इसके लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होती थी, उसका नाम चेंज करके रखा गया था। ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सयाल के द्वारा, सचिंद्र नाथ बख्शी के द्वारा और जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में बताना है। ये 2020 का एक्ट है, ये रिप्लेस करेगा होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को। और ये होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 इसके अंदर सेटअप किया गया था सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, ताकि रेगुलेट किया जा सके होम्योपैथी एजुकेशन और प्रैक्टिस को। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021, जिसे राज्यसभा के द्वारा अब पास किया गया है और लोकसभा के द्वारा पास किया दिया गया था पहले ही। सो ये अब पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया है, अब सिर्फ प्रेसिडेंट की साइन बाकी है इसके ऊपर। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल, इसका पर्पज़ है इस अमेंड करना नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 को। ये प्रोवाइड करवाएगा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम और इम्प्रूव करेगा एक्सेस, क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के लिए। नेशनल कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था 5 जुलाई 2021 को, जो कि सुपरसीड करता है सेंट्रल काउंसिल को सेम डेट के ऊपर जब 1973 एक्ट को रिप्लेस किया गया था। 2021 बिल है वो स्पेसिफाई करता है सभी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज की जाएंगी और फंक्शन की जाएंगी, परफॉर्म की जाएंगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो कि इसके अंदर बनाया गया था 1973 के एक्ट के अंदर। और इसके अंदर डीम किया गया है कि जो 2020 एक्ट है उसको कंटिन्यू किया जाएगा सेम। फिर अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पहनते हैं एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट जिसके अंदर हवा भरी होती है मून के या फिर आउटर सरफेस के ऊपर जाने से पहले। ये क्यों किया जाता है? एयर प्रेशर कम होता है, बिकॉज वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है या फिर डेंजरस रेडिएशन होती है। तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो मून है उसके ऊपर ऑलमोस्ट होता है कि वहाँ पे एयर ना के बराबर होती है, सो कोई भी एयर प्रेशर भी नहीं होता वहाँ पे। सो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एस्ट्रोनॉट जो स्पेस सूट के बिना वहाँ पर जाता है वो काउंटर प्रेशर नहीं दे पाएगा अपनी बॉडी को, और उसकी वजह से उनकी जो ब्लड वेसल है वो फट सकती हैं और वो खून निकल सकता है। एस्ट्रोनॉट को ज़रूर से ज़रूर पहनना चाहिए स्पेस सूट जब भी वो स्पेस क्राफ्ट को छोड़ें और एक्सपोज हों बाहर के इन्वायरमेंट से, जो कि स्पेस के अंदर है। स्पेस के अंदर कोई भी एयर नहीं होती जिसकी वजह से हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता है। स्पेस है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, जो कि डेंजरस रेडिएशन से भी भरा होता है। अगर बिना प्रोटेक्शन के एस्ट्रोनॉट है वो वह बाहर जाता है स्पेस के अंदर तो उसकी डेथ बहुत ही जल्दी हो सकती है। और स्पेस सूट्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को ठंड से, रेडिएशन से, लो एयर प्रेशर से स्पेस के। सो ये प्रोवाइड करवाते हैं, सांस लेने के लिए भी हवा देते हैं इसके अंदर। और ये स्पेस सूट्स हैं वो अलाउ करते हैं एस्ट्रोनॉट को कि वो सर्वाइव करें काम करते वक्त स्पेस के अंदर। फिर ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। वोबल बॉल ग्रिप, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, ये किससे रिलेटेड है? कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है हमें बताना है। हमारे ऑप्शन हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल। तो इसका आंसर आपको देना है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर ज़रूर बताइएगा और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइएगा।
सो दिस इट फॉर डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत। और PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।